सभी को नमस्कार। मेरा नाम उदय सिंह है। हम यहाँ हर वीडियो में मैथ्स के एक एक टॉपिक को लेकर के उनको कवर करेंगे और उनकी जो क्वेरीज आएंगी उनको भी क्लियर करेंगे। टुडे क्लास 8th चैप्टर 1 परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं सामान्यतः किनको कहते हैं? हम परिमेय संख्या तक पहुंचने से पहले कुछ ऐसी संख्याओं के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे जो हमें ये इस तरह की परिमेय संख्याओं तक पहुंचाने में काफ़ी मदद करते हैं। जैसे हमने सीखा कि हमारे पास ये प्राकृतिक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्याओं पर हम सीखते हैं तो सारी संख्याएं धनात्मक होती हैं, पॉजिटिव होती हैं। यदि इनके साथ में जीरो लगा दें तो वो पूर्ण संख्या कहलाती हैं और ये भी जीरो के साथ साथ धनात्मक ही होती हैं। इन सारी धनात्मक संख्याओं का कुछ गुण और धर्म होते हैं, इनके कुछ विशेषता होती हैं कि यदि हम पूर्ण संख्याओं के साथ पूर्ण संख्याओं को जोड़ेंगे तो हमें उसका रिजल्ट पूर्ण संख्या ही मिलता है। पूर्ण संख्याओं को यदि पूर्ण संख्या से गुना करेंगे तो पूर्ण संख्या ही मिलता है, लेकिन पूर्ण संख्या को पूर्ण संख्या में से घटाएं तो जरूरी नहीं है कि वो पूर्ण संख्या ही मिले। तो पूर्ण संख्या नहीं है तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? तो वो फिर हम पूर्णांक में जाते हैं कि वो संख्या पूर्णांक हो सकती है। पूर्णांक किन्हें कहते हैं? जो संख्या धनात्मक होती हैं उनके साथ में जब माइनस की संख्या आ जाती है, ऋणात्मक आ जाती हैं, उनको साथ मिलाने से हम उनको पूर्णांक कहते हैं। अब यदि हमने दो बातें तो इसमें सत्यापित हुई कि यदि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक के साथ जोड़ते हैं तो हमें पूर्णांक मिलता है, गुना करते हैं तो पूर्णांक मिलता है। यदि हम जोड़ते हैं तो पूर्णांक मिला, गुना किया तो पूर्णांक मिला, घटाया तो पूर्णांक मिलेगा। लेकिन जब हम भाग करेंगे तो वो जरूरी नहीं है कि पूर्णांक मिले। अब पूर्णांक ना मिले तो वो कौन सी संख्या हो सकती है? वो कुछ भिन्न में हो सकती है, और यदि कोई संख्या भिन्न में है तो उसको हम परिमेय संख्या मानते हैं। इसी तरह से हम एक एक करके परिमेय संख्याओं के कुछ गुण धर्मों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला गुण आता है समवृत्त, जिसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समवृत्त का मतलब है कि दो, अभी जो हमने डिस्कस किया कि यदि हम पूर्ण संख्या की बात करेंगे तो पूर्ण संख्या को यदि हम पूर्ण संख्या में जोड़ेंगे, जैसे 1 + 2 3 आता है, 3 + 2 5 आता है, 5 + 7 12 आता है, तो ये हर बार पूर्ण संख्या हमें मिल रही है। अब ये तो जोड़ का हो गया। अब यदि गुना करें तो गुना करने में 2 को 3 से गुना करेंगे 6 आएगा, 5 को 7 से गुना करेंगे 35 आएगा, तो ये भी पूर्णांक मिला, पूर्ण संख्या मिली। लेकिन यदि हम 3 - 2 करते हैं तो 1 आता है, लेकिन यदि 2 - 3 करेंगे तो -1 आएगा, और -1 पूर्ण संख्या में नहीं होता। तो पूर्ण संख्या जो होती है वो समवृत्त नियम को नहीं फॉलो करती, वो उससे सत्यापित नहीं होती। ऐसे यदि भाग करें पूर्ण संख्याओं को, हम 4 को 2 से भाग कर रहे हैं तो 2 आता है, लेकिन यदि 2 को 4 से भाग करें तो 2/4 या 1/2 आता है। ये हमारे पास पूर्ण संख्या नहीं है, और ये पूर्ण संख्या नहीं है तो ये इस नियम को, समवृत्त नियम को भी फॉलो नहीं करता, ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करते। अब हम बात करते हैं पूर्णांक के बारे में। अब यदि हम पूर्णांक की बात करते हैं तो पूर्णांक में हमारे पास लिस्ट देखें पूर्णांक की, तो वो क्या होंगे? पूर्णों के साथ यदि हम माइनस की संख्या ले लें, -1 -2 -3 -4, ये हम संख्या ले लें तो अब हम इनको पूर्णांक कहते हैं।
अब पूर्णांकों का यदि हम संवर्ग नियम की बात करेंगे तो यहाँ पूर्णांकों में हमें योग, अंतर, गुणा, भाग चारों गुण के अंतर्गत देखना है कि ये हमें क्या मिलता है। यदि पूर्णांक संख्या को यदि हम लेते हैं कि पूर्णांक संख्या 2 + 3 करेंगे तो 5 आएगा, यदि -2 और -3 लेते तो -5 आएगा। पूर्णांक यह है, जोड़ने पर पूर्णांकों को यदि दो पूर्णांकों को हम जोड़ते हैं तो पूर्णांक ही मिलता है। ऐसे ही यदि इसमें 2 - 3 ले लें तो -1 आता तो -1 भी पूर्णांक है। हमने यहाँ दोनों पॉजिटिव धनात्मक पूर्णांक लिए, यहाँ दोनों ऋणात्मक लिए, यहाँ एक ऋणात्मक और एक धनात्मक लिया तो हमारे पास पूर्णांक क्या है। तो यहाँ जोड़ में पूर्णांक जो होते हैं वो समवर्त को फॉलो करते हैं। अब यदि हम गुणा की बात करें, यदि एक पूर्णांक को दूसरे पूर्णांक से गुणा करते हैं तो ये 6 पूर्णांक आता है। यदि हम -2 को 3 से गुणा करेंगे तो -6 आ जाता है, ये भी पूर्णांक होता है। यदि हम दोनों माइनस की संख्याओं को गुणा करें तो ये 6 आएगा, पूर्णांक ही होता है। तो यहाँ जमा, जोड़ और गुणा पर दोनों में पूर्णांक संख्याओं को हमें मिलती हैं, उनको पूर्णांक जो होते हैं समवर्त नियम को का पालन करते हैं। यदि हम यहाँ पर घटाते हैं तो भी एक पूर्णांक जो होते हैं वो समवर्त नियम को फॉलो करते हैं। लेकिन यदि भाग करें, एक पूर्णांक से दूसरे को भाग करें इस तरह से, तो ये पूर्णांक नहीं है। और यदि ये पूर्णांक नहीं है, यदि ये पूर्णांक नहीं है तो क्या होगा, हम इसको किसी और संख्या कैटेगरी में मानेंगे। अब ये उस तरह की भिन्न हो गई तो भिन्न को हम कहाँ ले जाएंगे, एक अलग नाम देंगे, फिर हम उसको कहते हैं परिमेय संख्या। आगे हम परिमेय संख्या की बात करते हैं। तो परिमेय संख्या इस नियम को फॉलो करती है क्या नहीं, अब देखते हैं कि परिमेय संख्या यदि हम दो संख्या लेते हैं, 2/3 लेते हैं और ये 4/3 लेते हैं, तो इन दोनों को जोड़ें तो क्या मिलेगा, 6/3 और ये 2 आ गया। तो यहाँ दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने के बाद हमें एक परिमेय संख्या मिल गई, जिसको 6/3 या 2/1 भी लिख सकते हैं। इसी तरह से यदि हम 2/3 - 4/3 कर दें तो यदि यहाँ 3 अंश इसका एलसीएम लेंगे तो 2 - 4 आएगा, जो -2 के बराबर होगा, 2/3। तो ये भी एक परिमेय संख्या आ गई। हमने क्या देखा, जोड़ करते हैं, ऐड करते हैं, योग करते हैं परिमेय संख्या का तो एक परिमेय संख्या मिलती है। घटाते हैं, व्यवकलन करते हैं तब भी एक परिमेय संख्या मिलती है। यदि हम गुना करें इनका, 2/3 गुना 4/3 का गुना करेंगे तो ये 8/9 की जो संख्या मिली ये भी एक परिमेय संख्या मिली। हाँ, भाग यदि करें तो एक परिमेय संख्या को भाग करते हैं तब क्या मिलेगा, मतलब 2/3 और यहाँ 3/4 हो जाएगा, क्योंकि गुना में बदल जाएगा ये भाग का निशान। तो यहाँ क्या करेंगे, 3 से 3 कट गया, 2 से ये कट गया, 1/2 आ गया। यहाँ फिर हमें ये परिमेय संख्या मिली। तो अब यहाँ मेरे पास 1 2 3 4 ये चारों नियम परिमेय संख्या के द्वारा समवर्त नियम का उस गुणधर्म को पालन करती है। तो हमने क्या देखा कि पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं में कौन कौन सी संख्या हैं जो इस समवर्त नियम का पालन करती है। पूर्ण संख्या केवल दो नियम को सत्यापित करती है। पूर्ण संख्या सिर्फ प्लस का और गुणा का नियम को पालन करती है, घटा के नियम को और भाग के नियम को नहीं करती। ऐसे ही यदि हम पूर्णांक की बात करेंगे तो उसमें हमारे पास योग होगा, अंतर होगा और गुणा होगा, उसमें भाग समवर्त नियम को पालन नहीं करता। जबकि परिमेय संख्या तीन चारों नियम का जो है पालन करती है। समवर्त नियम के अंतर्गत यहाँ पर योग है, दो परिमेय संख्याओं का योग करेंगे तो परिमेय संख्या मिलती है, घटाएंगे तो परिमेय संख्या मिलती है, गुणा करते तो परिमेय संख्या मिलती है और भाग करते हैं तब भी परिमेय संख्या हमें मिलती है। तो परिमेय संख्या की एक विशेषता ये हो गई कि यदि हम दो परिमेय संख्याओं को जोड़ेंगे, घटाएंगे, गुणा करेंगे, भाग करेंगे तो एक नई परिमेय संख्या हमें मिलती है। अब हम दूसरे नियम के ऊपर चलते हैं कि क्या संख्याएं क्रम विनिमय नियम को का पालन करती हैं।
अब क्रमविलीय नियम क्या है? क्रमविलीयता नियम क्या है कि ऐसी दो संख्याएं यदि हम लें a प्लस बी बराबर b प्लस a, एक नियम होता है जो हम 7वीं क्लास में 7th क्लास में समझ चुके हैं संख्याओं के पूर्णांकों के आधार पर। तो अब यहाँ पूर्ण संख्या, पूर्णांक और परिमेय संख्याओं पर इन दोनों को हम बात करते हैं, क्या ये इस पर सत्यापित होती है या नहीं होती, क्रमविलीयता नियम को पूर्ण करती है कि नहीं करती। अब यहाँ देखेंगे कि यदि हम 2 प्लस 3 लेते हैं तो इसको 3 प्लस 2 लिखा जा सकता है जो 5 के बराबर होता है। तो यहाँ दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या मिलता है और वो क्रमविलीयता नियम का भी सत्यापन करता है। दूसरा, गुना करें 2 गुना 3 और 3 गुना 2 करें तब 6 आता है। तो यहाँ गुना करने पर भी 6 आता है। दो संख्याओं को, दो पूर्ण संख्याओं को गुना करेंगे, चाहे वो 2 गुना 3 या 3 गुना 2 करें, 6 ही आता है। तो यहाँ गुना में पूर्ण संख्याएं क्रमविलीयता नियम का भी सत्यापन करती हैं, इसको भी सेटिस्फाई करती हैं। लेकिन यदि हम घटा दें, 2 माइनस 3 कर दें तो यह -1 आता, और 3 माइनस 2 करेंगे तो ये 1 आएगा। तो ये -1 और ये +1 बराबर नहीं है, तो ये अंतर को, व्यकलन को सत्यापित नहीं करते। इसी तरह से भाग का भी चेक करें तो ये इसके बराबर नहीं होता। यहाँ 2/3 है, ये 3/2 है, तो ये बराबर नहीं है। तो ये भाग और घटा, व्यकलन और भाग दोनों को पूर्ण संख्या सत्यापित नहीं करते। किस नियम को? क्रमविलीय नियम को। अब यदि पूर्णांक की बात करते हैं तो यदि हम इनमें पूर्णांक ले लें, यहाँ तो हम सब प्लस संख्या ले रहे हैं, यहाँ जोड़ा, गुना किया, योग किया, गुना किया, यहाँ व्यकलन किया, घटाया और यहाँ भाग किया। ऐसे यदि हम पूर्णांक की बात करेंगे तो ये दोनों पूर्णांक है, जोड़ दे तो पूर्णांक मिल रहा है, गुना कर दे तो गुना मिल रहा है। लेकिन जब बात करेंगे कि यहाँ पूर्णांक है तो ये पूर्णांक तो ये भी है, यहाँ -1 और +1 दोनों पूर्णांक है, पर ये क्रमविलीय नियम का सत्यापित नहीं करते, बराबर नहीं होते। ऐसे भाग में भी नहीं करते। जो पूर्णांक संख्या होती हैं उसमें पूर्णांक संख्या भी जैसे पूर्ण संख्या सत्यापित दो गुणों को सत्यापित करती हैं, योग और गुणा को, घटा और भाग को नहीं करती, ऐसे ही पूर्णांक संख्या भी जमा, योग और गुणा को सत्यापित करेंगी, माइनस और भाग को नहीं करेंगी। अब आते हैं परिमेय संख्या के ऊपर। परिमेय संख्या क्रमविलीय नियम को सत्यापित करती है नहीं करती। तो 2/3 और 4/3, 4/3 और 2/3 लिख सकते हैं। ये हमारे पास इनका योग करेंगे तो एक ही आंसर आएगा, चाहे हम इसको इधर लिखें या बदल के लिखते। तो यहाँ क्या हुआ? परिमेय संख्या क्रमविलीय नियमता को सत्यापित करती है। कब? जब हम योग करते हैं। यदि घटा दें तो घटाने पे ये भी नहीं करेंगे। घटाने में परिमेय संख्या तो मिलेगी लेकिन क्रमविलीय नियम को सत्यापित नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि यदि हम 2/3 माइनस 4/3 करते हैं तो 4/3 माइनस 2/3 जो होंगे वो बराबर नहीं होते। यहाँ आएगा -2/3 और यहाँ आएगा 2/3, तो बराबर नहीं है। परिमेय संख्या तो मिलेगी लेकिन क्रमविलीय नियम को सत्यापित नहीं करेगी। हाँ, गुना यदि करें 2/3 गुना 4/3 करें और 4/3 गुना 2/3 करें तो ये आपस में इक्वल होंगे। ये क्रमविलीय नियम को सत्यापित करेंगे। इसी प्रकार से भाग में भी नहीं होता, भाग भी नहीं होता। 2/3 भाग 4/3 करें तो 4/3 को भाग 2/3 से करेंगे तो ये भी बराबर नहीं होता। तो हमने देखा योग बराबर होता है, माइनस बराबर नहीं होता, गुना बराबर होता है लेकिन भाग बराबर नहीं होता। तो हम कहेंगे परिमेय संख्या सिर्फ क्रमविलीय नियम के योग और गुना के नियम को सत्यापित करती हैं, घटा, माइनस या भाग के को नहीं करती। इसी प्रकार सहचार्यता नियम की बात करते हैं। तो सहचार्य नियम क्या है? सहचार्य नियम हम पहले ही 7th क्लास में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं। वहां हम 3 संख्याओं को लेंगे। यहाँ हमने 2 संख्या ली और वहां हम 3 संख्या लेंगे
अब 3 में कैसा नियम होगा, वो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी प्लस सी। अब ये हमारे पास गुना का नियम भी होता है, a गुना b गुना c, a गुना b गुना c। लेकिन ये a माइनस बी गुना c और ये a माइनस बी माइनस सी ये इक्वल नहीं होता। ऐसे ही भाग करेंगे, ये भी बराबर नहीं होता। तो यहां साहचर्य नियम के अंतर्गत, साहचर्य नियम के अंदर पूर्ण संख्या जो भी होगी वो सिर्फ दो नियमों को सत्यापित करेगी, जोड़ के और गुना के, घटा के या भाग के नहीं करेगी। उसी प्रकार के पूर्णांक संख्या भी सिर्फ दो को ही सत्यापित करेगी, जमा, योग और गुना के लिए व्यकलन जिसको हम घटा कहते हैं और भाग को वो भी नहीं करेगी। इसी प्रकार परिमेय संख्याओं में भी यही दो गुण सत्यापित होंगे, जोड़ का, योग का और गुना का, घटा का और भाग का ये नियम भी इसको सत्यापित नहीं करते। इस तरह से हमारे पास कुछ परिमेय संख्याओं की जो कंपेयर करने पर हमें जो जानकारी मिली कि हम परिमेय संख्या को कैसे लिखें। अब परिमेय संख्या होती क्या है, जो संख्याएं भिन्न होती हैं उन सारी भिन्न संख्याओं को हम परिमेय संख्या कह देते हैं। क्योंकि अब तक हमने जो पढ़ा था वो पढ़े हमने प्राकृतिक संख्याएं, फिर पढ़े पूर्ण संख्याएं, फिर पढ़े पूर्णांक संख्याएं और उनके आगे जो बटे में भिन्न में जो आए हमारे पास अंक, उनको हमने परिमेय संख्या कहा गया। तो परिमेय संख्या के आगे यदि हम चलते हैं तो परिमेय संख्या के आगे हम यूज ऑफ द जीरो या शून्य की बात करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम करते हैं और उसके लिए कुछ हमें बेसिक बातें और भी डिस्कस करनी होंगी, जिसमें एक है शून्य का भूमिका। शून्य मतलब जीरो की भूमिका क्या होगी, इसको समझने के लिए हमें देखना होगा कि यदि हम किसी संख्या में जीरो से गुना करते हैं तो हमें रिजल्ट जीरो मिलता है। ए क्या है, ए कोई परिमेय संख्या है। यदि हम इसका कोई उदाहरण लें तो कैसे लिख सकते हैं, 2/3 गुना जीरो करेंगे तो जीरो होगा। यदि हम कोई और संख्या ले लें 4/5 गुना जीरो करें तो वो भी जीरो होगा। तो इस तरह से हम किसी भी संख्या, परिमेय संख्या में जीरो से गुना करेंगे तो वो जीरो में बदल जाएगा। हाँ, यदि हम किसी संख्या में जीरो जोड़ते हैं तो वो रिजल्ट ए ही रहेगा। ऐसे यदि संख्या हम 2/3 प्लस जीरो कर रहे हैं तो इसका आंसर 2/3 ही होगा, या 4/5 प्लस जीरो कर रहे हैं तो ये 4/5 ही होगा। तो यहाँ हमें क्लियर हो जाना चाहिए कि किसी भी संख्या में हम जीरो से जोड़ें तो आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि किसी संख्या को हम गुना करें जीरो से तो वो जीरो में बदल जाता है। फिर आता है शून्य की भूमिका, एक की भूमिका। एक की भूमिका मतलब है कि यदि किसी संख्या में हम एक को जोड़ेंगे तो क्या होगा, एक बदल जाएगा। लेकिन यदि गुना करेंगे तो क्या होगा, ए रहता है। मतलब क्या होगा कि किसी संख्या में यदि आप गुना करते हैं एक से तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। ऐसे यदि 4/5 में एक से गुना कर रहे हैं तो ये 4/5 ही रहेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये संख्याएं हमने इस तरह से बदली और एक से गुना करने का कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही यदि हम ए को एक से भाग कर रहे हैं तो यहाँ ए रहेगा। ऐसे ये 2/3 को यदि हम एक से भाग करते हैं तो 2/3 होगा। 4/5 को एक से भाग करेंगे तो ये फिर 4/5 ही होगा। मतलब इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि गुना करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा, भाग करते हैं तो फर्क नहीं पड़ेगा। अब एक नियम आता है इसका व्युत्क्रम, योज्य प्रतिलोम। एक होता है योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम हम मानते हैं कि एक संख्या में
उसके नेगेटिव संख्या को जोड़ दें, ऋणात्मक को जोड़ दें, तो उत्तर 0 हो जाता है। यदि एक संख्या का ऋणात्मक लेंगे तो आंसर उत्तर 0 हो गया। तो -a का योज्य प्रतिलोम हो गया। योज्य प्रतिलोम का मतलब है कि ऐसी एक संख्या जिसको उस संख्या में जोड़े और उत्तर 0 हो जाए, उसे योज्य प्रतिलोम कहते हैं। ऐसे ही यदि हम कुछ उदाहरण ले लें, 2 को -2 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा, 3 को -3 में जोड़ेंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ -3 3 का योज्य प्रतिलोम है। फिर व्युत्क्रम। व्युत्क्रम मतलब एक ऐसी संख्या जिसको उसी से गुना करेंगे तो उत्तर हमारा 1 आएगा। अब ये संख्या हमने पूर्ण संख्या ली, पूर्णांक ली या परिमेय संख्या ली, हम ये सारी संख्याओं को इसको फॉलो करते हैं। तो परिमेय संख्या की बात कर रहे हैं अभी हम जो पढ़ रहे हैं, तो इनको परिमेय संख्या लिख दें तो करीब करनी पड़ेगा। अब यदि कोई परिमेय संख्या है 2/3 है, अब हम इससे किससे गुना करें, जो ये 1 रह जाए, इसका व्युत्क्रम करेंगे। व्युत्क्रम मतलब इसका उल्टा करेंगे, मतलब 3/2, तो ये 1 आ जाएगा। हम a क्या ले रहे हैं, a कोई परिमेय संख्या है, 1/a क्या है, उसका व्युत्क्रम। तो a का व्युत्क्रम यहां हम कहेंगे a का व्युत्क्रम क्या होगा, a का व्युत्क्रम 1/a होगा। इस तरह से हम इसको समझ सकते हैं कि यदि 2/3 है तो इसका उल्टा 3/2 इसका व्युत्क्रम होगा। तो एक नियम और है हमारे पास जिसको यहां यूज करेंगे इस क्वेश्चन में, वो है गुणन का योग पर वितरण का नियम। अब यहां देखेंगे कि यहां पर हमारे पास कुछ ऐसी संख्या हैं, दो ऐसे पेयर हैं, दो ऐसे जोड़े हैं जिनमें एक संख्या कॉमन है। तो यदि हम इसको इस तरह से लिख लें कि ये यहां लिखे 2/3 गुना 3/5 माइनस 3/5 गुना 1/6 प्लस 5/2। इसको समझें कि हमने क्या किया, उचित गुणधर्म यूज करके इनको हल करना है। तो उचित गुणधर्म यूज करके हमें क्या करना है कि हमारे पास जो संख्या दी गई है उनमें से ये सेलेक्ट करना है कि किस किस संख्या में से हमें कुछ कॉमन लेना है, वितरण नियम को अप्लाई करना है। तो यहाँ देख रहे हैं 3/5 और 3/5 को हम यहाँ कॉमन ले लें तो 3/5 ऐसा आएगा, यहाँ -2/3 आएगा और यहाँ माइनस का 1/6 आएगा और लास्ट में ये 5/2 बच जाएगा। अब वितरण नियम में हम बाहर हमने एक 3/5 को कॉमन लिया, तो 3/5 इसमें गुना हो तो ये आ गया, 3/5 यहाँ गुना हो रहा है 1/6 तो ये आ गया। अब हमने क्या किया, इसको कॉमन ले लिया। अब यहाँ करेंगे ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट हमने यूज करना सीख लिया पिछली क्लास में। तो ब्रैकेट में यहाँ देखेंगे 3 और 6 का एलसीएम क्या आ रहा है, 3 और 6 का एलसीएम है 6। यदि 3 से 6 को भाग करेंगे तो 2 आएगा और 2 की 2 में गुना करेंगे तो 4 आएगा, 2 दूनी 4। ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस लगाएंगे, 6 से 6 को भाग करेंगे 1 आएगा और 1 की 1 को गुना करेंगे तो ये आएगा, फिर प्लस 5/2 है। आगे वाले पद में हमें यह करना पड़ेगा कि -4 है -1 है तो -5 हो गया ये और नीचे 6 हो गया। अब देखो यहाँ पर 5/2 है। अब देखेंगे कि यहाँ ब्रैकेट को ओपन करें तो क्या मिलेगा, ये प्लस का ये माइनस, तो माइनस आएगा 3 गुना 5/5 गुना 6 प्लस 5/2। अब देखेंगे कि यहाँ कुछ इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में हमें सरल रूप में बदलना है, भिन्न में को सरल रूप में। या तो हम इनको दोनों को गुना कर दें या यदि कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर दें। जैसे 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा और इस 3 से 6 कैंसिल हो जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, 5 एकम 5। अब यहाँ हमारे पास क्या आया, माइनस का होगा ये, यहाँ 1 गुना 1 1 होगा, लेकिन नीचे तो 2 बचा और यहाँ क्या बचा, यहाँ 5/2 बचा। लेकिन यहाँ फिर एलसीएम हमारे पास 2 आ जाता है, तो 2 से 2 को भाग करेंगे 1 और 1 की यहाँ 1 में गुना करेंगे तो -1 प्लस, यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस आएंगे, फिर 2 से 2 को भाग करेंगे 1 आएगा और 1 की 5 में गुना करेंगे तो 5 आएगा। अब यहाँ देखोगे ये 5 प्लस का और 1 माइनस का, तो 5 में से गया 4/2 बराबर 2 इसका आंसर होगा। इस तरह से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को सरल करेंगे। हमने जो उचित गुणधर्म हमने गुणांक का वितरण नियम, योग पर वितरण
ये हमने अप्लाई किया, यूज किया और इसको कर दिया। अब अगला पार्ट भी ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगला पार्ट भी इसी तरह से है, उसमें से भी हम कुछ कॉमन ले लेंगे और उसको हल कर लेंगे। उसमें हमें 2/5 को कॉमन लेना पड़ेगा और 2 पिन एक जैसी लेनी पड़ेगी। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, उसमें पूछा है निम्नलिखित में से प्रत्येक के योज्य प्रतिलोम बताइए। अब इसको हम रफ करते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो उसमें पूछा योज्य प्रतिलोम क्या है। अब योज्य प्रतिलोम देखेंगे तो हम इस नियम को अभी रफ नहीं कर रहे, फिर हमें यूज करना पड़ेगा। तो योज्य प्रतिलोम क्या होता है कि कोई संख्या ऐसी जो उसी में जोड़ दें और 0 हो जाए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 में कहा है और उसका एक पार्ट लेते हैं फर्स्ट, उसमें लगा 2/8 का योज्य प्रतिलोम लिखिए। अब योज्य प्रतिलोम का मतलब हुआ कि ऐसी संख्या इसमें प्लस करें जो 0 हो जाए। तो यहाँ योज्य प्रतिलोम क्या था, a और प्लस माइनस है, मतलब उसका माइनस चिन्ह ले लो। तो क्या लिखेंगे, बराबर -2/8। ऐसे ही यदि दूसरा भाग है -5/9, -5 का योज्य प्रतिलोम +5/9 हो जाएगा। तीसरी संख्या है -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। तो ये तो माइनस माइनस दोनों में है, वैसे ही प्लस हो गए। तो क्या करेंगे, वहां दोनों प्लस में होनी चाहिए या माइनस होना चाहिए। इसको समझने के लिए मैं ले लेता हूँ इस पार्ट को, क्योंकि समझाना जरूरी है। तीसरा पार्ट है -6/5 का योज्य प्रतिलोम। हम इसको लिखेंगे, ये हमारे पास दोनों संख्या माइनस की है, इस तरह से। जब ये दोनों माइनस की हैं तो ये संख्या माइनस की हुई प्लस की, दोनों माइनस माइनस तो प्लस हो गया, और प्लस हो गया तो उसका विपरीत चिन्ह क्या होगा, माइनस, और इसको लिखेंगे 6/5। इसके दोनों माइनस माइनस के चिन्ह हट जाएंगे, तो ये दोनों पूरी संख्या प्लस हो गई, और प्लस हुई तो फिर इसका माइनस चिन्ह के साथ हमें योज्य प्रतिलोम देंगे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें तो उसमें कहा है कि x 11/15 के लिए सत्यापित कीजिए कि -x बराबर x है। इसके लिए करना है, क्वेश्चन नंबर 3 में कहा है कि -x बराबर x को सत्यापित करो। अब सत्यापित करने का मतलब है किसके लिए, उसने कहा है कि यदि x को 11/15 लेते हैं तो क्या ये इसके बराबर होता है। तो हम देखेंगे, देखो हमें 11 x जो दिया हुआ 11/15 देने का मतलब राइट साइड में हमें 11/15 आना चाहिए। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे, माइनस और -11/15 इस तरह से लिखते हैं। लेकिन जब ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, तो माइनस की माइनस में जब गुना करते हैं तो क्या होगा, या इसका योज्य प्रतिलोम देखो क्या होगा। इसका योज्य प्रतिलोम क्या हुआ, -11/15 का योज्य प्रतिलोम हुआ +11/15। ठीक है, फिर ये यदि योज्य प्रतिलोम से करना है तो ये +11/15 फिर माइनस है, तो उसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, फिर वो माइनस का योज्य प्रतिलोम 11/15, तो ये 11/15 हो जाएगा। हम चाहे तो ये कह दें कि माइनस माइनस को गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, या ये कह दें कि -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +11/15, और प्लस है तो माइनस बाहर है, फिर माइनस में आ गया तो -11/15 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा, +11/15, तो ये 11/15 होगा। इसी तरह से आगे पूछा गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम। किसी भी संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम इस नियम से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बात करेंगे, उसमें लिखा है -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। व्युत्क्रम मतलब माइनस होगा तो माइनस ही, प्लस होगा तो प्लस ही, लेकिन 1/में होगा, इस तरह से होगा। यदि ये -13 है तो इसका व्युत्क्रम जो होगा वो -1/13 होगा। सेम इस तरह से a गुना 1/a बराबर 1।
ए का व्युत्क्रम 1/a। सेम सारी संख्याओं के हम व्युत्क्रम निकाल सकते हैं। यदि कहा जाए कि माइनस, ये तो फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट को लें। सेकंड पार्ट में का -13/19, -13/19 का गुणात्मक प्रतिलोम, ये माइनस में है तो क्या होगा, इसका उपवन करेंगे। देखो किस तरह से बदलेंगे इसको, ये माइनस में होगा 13/19, लेकिन जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सरल करेंगे, तो ये 19 ऊपर जाएगा, 13 नीचे आएगा। तो क्या लिखेंगे, 19/13 माइनस, मतलब इन दोनों को गुना करेंगे, 13/19 गुना -19/13। तो देखो 13 से 13 कैंसिल होगा, 19 से 19 कैंसिल होगा, और माइनस माइनस गुना +1 हो जाएगा। तो ये हमारा चेकिंग प्रोसेस होगा कि हमने चेक करके देख लिया कि ये हमने ठीक किया है कि नहीं किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो पूछा गया कि प्रत्येक में गुणन के अंतर्गत उपयोग किया गए गुण का नाम लिखिए। तो यदि पहली संख्या पहले भाग को देखेंगे तो उसमें लिखा है -4/5 गुना 1 बराबर 1 गुना -4/5। तो ये क्रम विनिमय नियम है, दो संख्याओं का गुणन का नियम है, जिसको हम क्रम विनिमय नियम कहते हैं। ऐसे ही दूसरे भाग में भी -13/17 गुना -2/7, और फिर राइट साइड में लिखा है -2/7 गुना -13/17। तो ये भी क्रम विनिमय नियम है। और हम यहाँ जो पहला भाग था उसको एक वाली भूमिका पर भी देख सकते हैं कि किसी संख्या में 1 से गुना करें तो क्या फर्क पड़ेगा, तो उससे 1 से गुना करने पर कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर वही रहता है। तो एक की भूमिका कह दो या क्रम विनिमय नियम कह दो, एक ही बात है। तीसरा जो भाग है उसमें एक संख्या दूसरी संख्या की व्युत्क्रम दे रखी है, तो व्युत्क्रम नियम है, व्युत्क्रम का नियम इसमें प्रयोग हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा 6/13 को -7/16 की व्युत्क्रम से गुना कीजिए। 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना करना है, तो पहले हमें बदलना पड़ेगा कुछ। कैसे, समझ लेते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। पहले क्वेश्चन नंबर में को हम लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि हमें क्या करना है, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुना कीजिए। मतलब इसका हमें व्युत्क्रम लाना है, तो हम इसको हल करेंगे तो इस तरह से लिखेंगे 6/13 गुना, इसका व्युत्क्रम क्या होगा, इसका व्युत्क्रम करेंगे 1/-7/16, इस तरह से लिखेंगे 1/1। अब इसमें अगला वो क्या होगा 6/13, अब ये 16 ऊपर जाएगा तो 16/7 होगा, और ये जो माइनस है तो माइनस यहाँ लिखें या यहाँ लिखें या यहाँ लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ता, -1 बार है दोनों संख्या में तो एक ही बार आएगा। तो अब देखोगे इसमें कुछ कैंसिल होता है तो कैंसिल कर सकते हैं, मतलब -6 गुना 16/13 गुना 7, इस तरह से गुना कर दें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। और आंसर क्या होगा, -16 को 6 में गुना करेंगे तो 16 से 96 आएगा, और 13 से 93 ये आएगा, और इस तरह से आपका आंसर होगा। इसी तरह से आपके क्वेश्चन बाकी कर सकते हो। इसमें बाकी हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ लिखा है कि ऐसी परिमेय संख्या जिनका कोई व्युत्क्रम नहीं है, ऐसी कोई संख्या जिसका व्युत्क्रम नहीं है, तो क्या आप इसमें बात कर सकते हैं कि वो हमें लिखनी है। यदि परिमेय संख्या लिखें, व्युत्क्रम नहीं है, व्युत्क्रम ना होने का मतलब है कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि हम 1 लेते हैं, 1 को लिखें तो 1 का व्युत्क्रम भी लिखेंगे,
तो एक ही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, कोई संख्या परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान हो, तो परिमेय संख्या अपने व्युत्क्रम के समान सिर्फ एक ही संख्या होती है, 1। परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो, तो ऐसी कोई संख्या हमारे पास परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान हो। तो यदि हम इसकी बात करें तो 0 हम ले सकते हैं कि 0 यदि ऋणात्मक लें प्लस में लें, धनात्मक लें, ऋणात्मक लें, वो 0 ही होगी। 0 अपॉन कुछ भी लिखेंगे वो परिमेय संख्या के रूप में बदल जाती है। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है, शून्य का व्युत्क्रम क्या होगा वो परिभाषित नहीं है। संख्या डैश तथा स्वयं के व्युत्क्रम है, मतलब कोई एक का अपने आप का व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम -1/5 होगा। 1/x का व्युत्क्रम जो होगा x होगा। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय संख्या होगा। किसी धनात्मक परिमेय संख्या का व्युत्क्रम धनात्मक परिमेय संख्या होगा। इस तरह से हमारे पास जो कुछ क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के ऑलमोस्ट सारे हो चुके।